नमस्कार, मैं बलराम बिहारी। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले देखिए आज की हेडलाइंस, फिर बात करेंगे मुख्य खबरों पर। म्यांमार से आए भूकंप से अब तक 1600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं थाईलैंड में 20 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा कि म्यांमार में मेडिकल सप्लाई की भारी कमी है, जिसके कारण आपदा से निपटने में मुश्किल हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार चुनाव आते ही मुसलमानों को मित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के समय बटेंगे तो कटेंगे और मुसलमानों भारत छोड़ो कहने लगते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले 10 साल में बिहार के अंदर 157 मेडिकल कॉलेज खोलने का दावा किया है, जो कि सरासर झूठ है। इस दावे के बाद जेपी नड्डा से लिस्ट की मांग की जा रही है। वहीं विपक्षी नेताओं ने झूठे दावे पर हमले शुरू कर दिए हैं। आज की हेडलाइंस में इतना ही। अब बात करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बिहार की चुनाव नजदीक आ रही है। बिहार में अनेक समस्या है। कुछ समस्याएं ऐसी है जो किसी आफत से कम नहीं है, लेकिन इस बार का चुनाव आफत से बचाएगी या डुबाएगी, ये जनता को तय करना है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। अपने भाषण में अमित शाह ने क्या कहा, इसे समझते हैं और फिर बात करेंगे बिहार की कुछ मूल समस्याओं पर। अमित शाह ने गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को तय करना है कि लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी नीतीश के विकास की राह पर जाना है। अपने 20 मिनट के भाषण में अमित शाह ने लालू यादव और कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा, जो काम कांग्रेस पार्टी 65 साल में नहीं कर पाई, वो काम मोदी सरकार ने 10 साल में किया है। आगे कहा कि एनडीए की 5 साल और सरकार बनाइए। शाह ने दावा किया कि अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम बिहार को बाढ़ से मुक्त करा देंगे, बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करा देंगे। ये बात अमित शाह ने कहा है। अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान क्या बड़ी बातें कही हैं, एक एक करके समझते हैं। उन्होंने चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब का जिक्र करते हुए कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में जंगल राज, अपहरण, हत्या और घोटाले हुए। उन लोगों को शर्म भी नहीं आती, गौ माता का चारा भी खा गए। बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? इस तरह की बात अमित शाह ने कहा है। इसके बाद कहा, नौकरी के बदले जमीन का सौदा क्या कोई भूल सकता है? लालू ने अपना पूरा परिवार सेट कर दिया और पूरे परिवार के सदस्य आज राजनीति में हैं, लेकिन बिहार के युवाओं को सेट नहीं किया। फिर उन्होंने बाढ़ मुक्त करने का दावा करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो आने वाले 5 सालों में प्रदेश को बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। जंगल राज की ओर जाना है या विकास के रास्ते पर, ये बिहार को तय करना है। हमारी सरकार में यहाँ विकास की शुरुआत हुई। लालू जी ने बिहार को क्या दिया? लालू यादव से पूछना चाहता हूँ। 15 साल लालू राबड़ी की सरकार रही, 10 साल सोनिया मनमोहन के सरकार में लालू जी मंत्री थे। अपने बिहार के लिए क्या किया, हिसाब किताब लेकर आइए, बात करते हैं। फिर उन्होंने एनडीए को जिताने की अपील करते हुए कहा, गोपालगंज में कहकर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाइए, हम बिहार को बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाइए, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। साल के अंत में होने वाले चुनाव में कमल के निशान पर बटन दबाकर एनडीए की सरकार बनाइए। अयोध्या की तर्ज पर मां सीता का मंदिर बनाएंगे। हम सालों से राह देखते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। 550 साल बाद मोदी जी ने राम जी की मंदिर का उद्घाटन किया है, उसको बैठाने का काम किया है। अब माता सीता की बारी है। ये मंदिर पूरे देश को आकर्षित करेगा। ये बात अमित शाह कह रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा कि अटल जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने कहा कि 2 बार मुझसे गलती हो गई थी, अब ये कभी नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने साथी दलों को छोड़कर आरजेडी के साथ जाने को लेकर गलती बता रहे हैं। अटल जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। पहले क्या स्थिति थी आप जानते हैं। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े होते थे, उन लोगों की ओर से कोई काम नहीं होता था, पढ़ाई का हाल भी बेकार था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, इलाज का इंतजाम भी नहीं था।
उन लोगों ने कोई व्यवस्था भी नहीं की थी। याद रखिएगा, पहले के लोगों ने काम नहीं किया है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार के अपने प्रयासों से बिहार का विकास हो रहा है। ये बात नीतीश कुमार ने कहा है। एक तरफ अमित शाह जहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने को लेकर अपनी बात ढालते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में किस तरह से हिंदू मुस्लिम राजनीति की रंग दी जा रही है, यहाँ पर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, ना कि विकास की ओर बात कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के बदले सुर हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने मुसलमान नहीं किया, हम मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। वो अपने विकास के आधार पर वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात ये होगी कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, लग रहा है कि वो हिंदू मुसलमान को रंग देगी, हिंदू मुसलमान के आधार पर चुनाव लड़ेगी। वहीं नीतीश कुमार के अलग दावे हैं, तो क्या इससे कोई टकराव होगा या नहीं, ये भी देखना बाकी है। हालांकि इन दावों में सिर पैर का पता तो नहीं ही चलता है, लेकिन पिछले 10 सालों से केंद्र में मोदी की सरकार है, तो यह गठबंधन में सरकार भी चला रहे हैं। पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट है, इनमें से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी का कब्जा जमा हुआ है। प्रत्येक लोकसभा सीट में बीजेपी ही आगे हैं। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में खास बदलाव नहीं हुआ है। बिहार में शिक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। बिहार के बच्चे अनपढ़ हैं, बिहार के बच्चों की शैक्षणिक योग्यताएं कम हो रही है, बिहार के बच्चे में शैक्षणिक योग्यताओं से जुड़े हुए कुशलता भी कम हो रही है। इस लिहाज से बिहार को एजुकेशन का हब बनाना होगा। बिहार की आबादी जिस तरह से है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना होगा। लेकिन इसकी मुद्दा अगर बिहार में एजेंडा के रूप में नहीं बनेगी तो फिर कैसे काम होगा, ये बिहार वासियों को भी सोचना चाहिए कि हमारा मुद्दा क्या है। दूसरा, बिहार में अस्पतालों की स्थिति जर्जर है, जरूरी सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे नए कॉलेज बनाने की ज़रूरत है, लेकिन इस पर बात नहीं की जाती है। झूठे दावे कर दिए जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस पर बात नहीं करते हैं कि हम बिहार में नए अस्पताल बनवाएंगे, और वहीं जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, वो कह रहे हैं कि बिहार में 157 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। 38 जिला में अगर 157 मेडिकल कॉलेज खोले गए रहते तो हर जिले में 3-4 हिस्से तो पड़ ही जाते। लेकिन क्या इतने मेडिकल कॉलेज हैं, इसकी कोई सूची नहीं है। बिना सिर पैर के दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन काम नहीं किया गया है। वहीं बिहार का गांव पलायन से सूना पड़ा हुआ है। लगभग 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ चुके हैं। अभी भी ये पलायन की व्यवस्था बनी हुई है। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, 10वीं तक की पढ़ाई करते हैं और फिर बिहार छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने लगते हैं। इस तरह बिहार को उद्योग भी चाहिए, बिहार में उद्योग की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। इस पर भी बात किया जाना चाहिए। कृषि से जुड़े हुए उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि चीनी मिल, इनको बढ़ावा देनी चाहिए। पिछले 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और इसमें ज़्यादातर समय नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन में सरकार बनाए हैं। फिर भी चीनी उद्योग क्यों नहीं फला फूला, ये बात अमित शाह को बताना चाहिए। पिछले 5 साल में आप एनडीए में रहे, एनडीए की सरकार रही आपकी, जिसमें से 1-1.5 साल नीतीश कुमार जी बाहर चले गए, अपने पार्टी से दूर चले गए। लेकिन इस दौरान को छोड़ दे तो पूरे टाइम आपके पास रहा, फिर भी आपने क्या विकास किया ये बताना चाहिए। पिछले चुनाव में कहा गया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिया गया, तो इसे भी स्पष्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। हमें आशा है कि आप इस पूरी खबर को समझ गए होंगे और आप बिहार से जुड़े हुए मुद्दों पर भी अपनी राय समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। आरएसएस को लेकर विपक्ष की पार्टी हमलावर है। राहुल गांधी प्रत्येक सम्मेलन में आरएसएस पर हमला करते हैं। कई मुद्दों पर अलग अलग राय और सामाजिक विचार के अलग अलग होने के कारण इनका विरोध होता रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना और अपनी बात रखना दिलचस्प है। आइए इस पूरी बात को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। वहां उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर, जिसे गुरुजी कहते हैं, इसके स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में वह लोकसभा चुनाव के सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर गए थे। प्रधानमंत्री ने संघ के माधव नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 34 मिनट की स्पीच में देश के इतिहास, भक्ति आंदोलन, इसमें संतों की भूमिका, संघ की निस्वार्थ कार्य प्रणाली, देश की विकास, युवाओं के धर्म में संस्कृति और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा, भाषा और प्रयागराज में महाकुंभ की चर्चा, इन तमाम बातों पर अपनी छोटी छोटी राय रखी है।
हम इनके भाषणों से जुड़े हुए कुछ बड़ी चीज़ों का जिक्र करना चाहते हैं जिसे आप समझिए। उन्होंने भाषण का जिक्र भारत की आज़ादी को लेकर कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में नज़र डालें तो इसमें कई आक्रमण हुए, इतने आक्रमणों के बावजूद भी भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई, इसकी लौ जलती रही। कठिन से कठिन दौर में भी इस चेतना का जागृत होता रहा और नए सामाजिक आंदोलन भी होते रहे, भक्ति आंदोलन होते रहे। भारत इन सबों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये बात उन्होंने भारत की आज़ादी को लेकर कही है। हालांकि इसमें ज़्यादा जिक्र नहीं की गई है कि आरएसएस को लेकर किस तरह की भूमिका थी आज़ादी में, बल्कि इसमें अलग पहलुओं को जोड़ा गया है। हालांकि आरएसएस में आज़ादी की भूमिका को लेकर आए दिन विवाद होती है, क्योंकि आरएसएस इस भूमिका में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, इसलिए विवाद होती है। फिर उन्होंने संघ की तारीफ में कहा, स्वामी विवेकानंद से लेकर डॉक्टर साहब तक किसी ने भी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। राष्ट्रीय चेतना के जिस विचार का बीज 100 वर्ष पहले बोया गया था, वह आज एक महान वटवृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष की ऊंचाई देते हैं, जबकि लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनियों के ऊपर रूप में कार्य कर रहे हैं। संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है, जो निरंतर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये बात उन्होंने इस भाषण में कहा। फिर उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा धर्म से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारे युवा हैं। देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। यह इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप की दुनिया में परचम लहरा रहा है, अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। और अंत में उन्होंने हेल्थ सेक्टर की प्रगति को लेकर कहा और अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बेहतरीन इलाज मिले, कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। जो बुजुर्ग अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर चुके हैं, उन्हें इलाज की चिंता न सताए, ऐसी परिस्थितियों में उन्हें न जाना पड़े, यही सरकार की नीति है। हालांकि राइट टू हेल्थ की बात की जाती है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार स्वास्थ्य की नीतियों पर राइट टू हेल्थ देगी? एक तरफ झूठे वादे किए जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, जिस पर किसी को माफ़ी भी नहीं मांगना है, और दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को, ऐसे बुजुर्गों को इन जीवन में नहीं डालना चाहते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी देश को लगा दिया है और फिर उसे अन्य परिस्थितियों से लड़ना पड़े। लेकिन क्या आप सच में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जागृत हैं? मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कई सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश की एक वीडियो हैरान कर देने वाली है, जहां पर एक पुरुष अपनी पत्नी जो गर्भवती है उसको अपने ठेला से लेते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। उस बच्चे की जान भी नहीं बच पाती है, रास्ते में ही उसकी पत्नी बच्चे को जन्म दे देती है। ऐसी ऐसी घटनाएं जब आपके सामने आती है तो क्या आप इस पर सोचते हैं कि आपकी सरकार सच में स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों पर सीरियस है? वो इस पर संशय के साथ सोच रही है, संवेदनाओं से भरी हुई है कि हमें काम करना है। जब आप इन उदाहरणों को देखते हैं तो निश्चित ही आपके मन में सवाल आता है कि जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं वो दरअसल सामने से नहीं है, वो बस कही जाती है, किया नहीं जाता है। फिर भी इन सभी मुद्दों को लेकर देश आगे बढ़ना चाहता है, देश प्रगति करना चाहता है। तो आप हमारे शो को देखते रहिए और हम ऐसे ही जुड़े हुए खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और नए नए अपडेट्स बताते रहेंगे। सरकार की जुड़ी हुई नीतियां और उनकी आलोचनाओं से भरे हुए पहलुओं को भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार, जय हिंद।